गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्या एक्स बी क्या लिखा है? एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। तो 10 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे बेटा? 10 फैक्टोरियल बनेंगे। वाई क्या है? वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड। तो आप क्या करिए बेटा, सबसे पहला काम करिए, क्योंकि देखो एक लेटर रिपीट हुआ है तो इसका मतलब 9 लेटर ही होंगे, 9 डिस्टिंक्ट लेटर ही होंगे। तो 10 में से सबसे पहले 9 लेटर सेलेक्ट कर लो, फिर 9 में से एक लेटर को रिपीट कर दो और अरेंज करोगे तो अब हमारे पास 10 लेटर्स होंगे जिनमें से एक लेटर रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? ऐसा लुक रहेगा जैसे AABCDEFGHIJI, जस्ट एग्जांपल के लिए ये है। मान लो इनमें से एक लेटर रिपीटेड होगा, तो 10 में से पहली बात तो देखो ये 9 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, टोटल देखोगे तो 9 डिस्टिंक्ट लेटर है। तो 9 10 में से 9 लेटर सेलेक्ट कर लो और एक लेटर को पहले रिपीट कर दो और फिर रिमेनिंग जो टोटल लेटर्स को, जो भी लेटर्स हो रहे हैं इनको अरेंज कर दो, तो ये आ जाएगा। फिर आप एक्स अपॉन क्या, वाई अपॉन एक्स निकालना है तो निकाल लेना। तो 10 C 9 हो जाएगा 10, ये 9, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये आ रहा है 45 × 10 फैक्टोरियल। सो वाई अपॉन एक्स आ रहा है 45, तो 9 से डिवाइड कर दो तो 5 आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, दोनों साइड में 9 से डिवाइड कर देना है, तो 5 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 5। बेटा लिखा है ना, एक्स बी द नंबर ऑफ सच। 10 लेटर का वर्ड बनाना है विदाउट रिपीटिशन, तो 10 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा ये बताओ, जिसको समझ में नहीं आया बताइए, चैट बॉक्स में लिख कर बताइए क्या ये समझ में आया। नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। अब वाई में क्या करना है, वाई में लिखा है एक लेटर रिपीट हुआ है। बनाना तो 10 लेटर का वर्ड ही है, लेकिन एक लेटर रिपीट करना है, तो क्या इसका मतलब देखो वो लेटर इस टाइप के होंगे, इनमें से एक लेटर रिपीट होगा तो एक लेटर मिसिंग होगा। आया कि नहीं आया समझ में? हमारे पास 10 अवेलेबल जो ए से लेकर जे जे तक गिवन है, तो एक लेटर यदि हम रिपीट करेंगे तो एक लेटर जो दूसरा वाला लेटर हम मिस कर देंगे कोई ना कोई। तो आप क्या करें, 10 में से 9 लेटर सेलेक्ट कर लो। 9 मतलब जैसे हमने ये ए से लेकर, जैसे मैंने ए से लेकर आई तक सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इनमें से एक लेटर रिपीट करना है, तो 9C1 किसके लिए, एक लेटर जिसको हमें रिपीट करना है। तो लेट से 9C1 में एक लेटर सेलेक्ट किया और इसको मैंने रिपीट कर दिया, लेट से मैंने ए कर दिया। तो अब मेरे पास देखो 2A हो गए हैं, बाकी BCD से लेकर आई तक है, तो टोटल 10 लेटर्स ही हैं। तो अरेंज करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस आप सॉल्व करके वाई अपॉन एक्स निकाल लो। ठीक है, आगे समझ में? अब 10th वाला, 10th वाला में देखो बताइए क्या लिखा है। एन बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल कैन स्टैंड इन ए क्यू। क्यू मतलब एक के बाद दूसरा खड़ा है, दूसरे के बाद तीसरे, एक रो में खड़े हुए हैं। सच दैट ऑल दी गर्ल्स स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली इन द क्यू। तो गर्ल्स को एक एज्यूम कर लेना है, 5 बॉयज हैं एक ग्रुप, तो 6 को अरेंज कर दो।
ठीक है, तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू, गर्ल्स को आपस में इंटरनली अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल से आ जाएगा। देखो बेटा n समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, n समझ में आ गया। अरे बेटा ग्रुपिंग का अभी तक सीखे नहीं क्या आप? 5 गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया और 5 बॉयज और एक ग्रुप, टोटल 6 को अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल से, और गर्ल्स को इंटरनली आपस में अरेंज कर दो। अब है m, तो m में क्या लिखा है, 5 boys 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls and stand consecutively in the queue। तो आपको करना क्या है, आपका काम ये है, सबसे पहले 5 गर्ल्स जो है ना उनको 4 और 1 के दो ग्रुप बना लो। तो क्या बनेंगे, कैसे ग्रुप बनेंगे बेटा बताइए, 4 और 1 के ग्रुप कैसे बनेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 4 और 1 के दो ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्वेश्चन में लिखा है 4 गर्ल्स एक साथ होना चाहिए, एक गर्ल्स अलग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब दो ग्रुप बन चुके हैं। अब बेटा देखो, पहले तो हम बॉयज को अरेंज कर देंगे, ये हो गया बॉयज के लिए। अब बॉयज के बीच में टोटल मिला के 6 ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे, 6 गैप होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी, टोटल बॉयज एक रो में खड़े हुए हैं तो उनके बीच में 6 गैप आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लो और वहां पर इन दोनों ग्रुप को अरेंज कर दो। समझ में आया? ये है गैप सिलेक्शन और ये है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, 2 फैक्टोरियल से जो हमने लिखा है। अब 4 गर्ल्स एक साथ खड़ी हो गई हैं और एक गर्ल अलग है, गर्ल्स को इंटरनली आपस में अरेंज कर दो, उसके लिए 4 फैक्टोरियल है। अब m/n आप निकाल लेना बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलर परमुटेशन में कराया था एक पार्ट में। अब आप भूल जाते हैं तो आप यार भूलना नहीं है यार, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने सर्कुलर परमुटेशन में कराया था आपको। 2 फैक्टोरियल है गर्ल्स, जो गर्ल्स का दो ग्रुप है ना, दो 2 गैप्स में 2 ग्रुप को अरेंज किया है। 6C2 से मैंने 2 गैप सिलेक्ट किए और 2 गैप सिलेक्ट हो गए, 2 ग्रुप हैं, इनको अरेंज कर दो आपस में। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हमने ये डिस्कस किया था क्या लास्ट क्लास में? तो इसके आई थिंक 7 ग्रुप, 7 आंसर आते थे, 7 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आते थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों? याद आ रहा है कुछ? क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास होती है तो बेटा अब आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब हेडिंग लिखिए, डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट, रीअरेंजिंग ऑल थिंग्स, डिरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? रीअरेंजिंग ऑल थिंग्स, थिंग्स और पर्सन, such that no one occupy
इट्स ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन में जो है ओरिजिनल पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। जस्ट एग्जांपल के लिए लेट्स से वी हैव टू थिंग्स A1 एंड A2, दीज आर द इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है। अब हमें इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ना, A2 A1 कर देंगे तो क्या होगा, हो गया ना इस तरह से अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स सच दैट A1 फर्स्ट पोजीशन में नहीं है, A2 सेकंड पोजीशन में नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डिरेंजमेंट का मीनिंग होता है बेटा जहां पर कोई भी चीज रखी हुई है हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वो चीज उस प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन सभी सभी थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी थिंग्स या पर्सन। थ्री थिंग्स के लिए समझिए, लेट्स से ये इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियली ये है। आप कैसे अरेंज कर सकते हैं बेटा, A2 यहां लग देते हैं, A3 यहां पर, A1 यहां पर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, A2 यहां पर, A3 यहां पर, A1 यहां पे कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमको इस तरह से अरेंज करना है कि A1 फर्स्ट पोजीशन में नहीं हो, A2 सेकंड पोजीशन में नहीं हो, A3 थर्ड पोजीशन में नहीं हो। तो दीज आर दी टू वेज। बेटा मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया डिरेंजमेंट का। डिरेंजमेंट का मीनिंग ये है बेटा कि हमको इस तरह से अरेंज करना है थिंग्स को सच दैट नथिंग, नो थिंग्स और पर्सन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, तो इनिशियल पोजीशन में A1 कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन में, A2 सेकंड पोजीशन में, A3 थर्ड पोजीशन में। अब आपको डिरेंज करना है, डिरेंज का मतलब होता है स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर देना। A1 फर्स्ट पोजीशन में नहीं होना चाहिए, A2 सेकंड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, A3 थर्ड पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अब बताइए कितने अरेंजमेंट बनेंगे। कोई भी सभी थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी थिंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। समझ में आया। इसके लिए बेटा फॉर्मूला है डिरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स का, एन थिंग्स DN। तो ये फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। तो बेटा जैसे मैं बताऊं तो D3 निकालता हूं, तो D3 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। देखो बेटा फर्स्ट टू टर्म तो हमेशा कैंसिल आउट ही होने वाले हैं, वो तो जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए लिखे हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 × 1/2 माइनस 1/6, दैट इज 3 - 1 दैट इज 2 आ रहा है। तो देखो हमने ये 2 निकाले भी हैं यहाँ पे, देखो D4 निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। तो 24 माइनस 4 प्लस 1, तो आंसर आ रहा है 9। तो D4 है 9। D5 बेटा आप निकालो। D5 D6 आप निकालिए। अल्टरनेटिव बेटा प्लस माइनस है, देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको,
जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल कैसे दिख रहा है? अल्टरनेटिव प्लस माइनस में। तो जीरो फैक्टोरियल से लेकर एन फैक्टोरियल तक क्या है? प्लस माइनस करते जाना है। अरे बेटा माइनस वन की पावर एन है ना, तो माइनस वन की पावर एन का मतलब अल्टरनेटिव एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करोगे तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आने लग जाएगा। यस, D5 इज 44, D6 निकालिए। टू सिक्सटी फाइव। बच्चों निकाल लिया सभी लोगों ने D5 D6? तो बच्चों ये वाला इसका आंसर बताइए जरा। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और पहले तो आंसर बता दीजिए, आप लोग पढ़ के क्वेश्चन पढ़िए पहले, आपको समझ में आ रहा है ये डिरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है। क्या लिखा है? देयर आर फोर वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड फोर बॉक्सेस ऑफ द कलर्स सेम एज दे दोज ऑफ द बॉल्स। आप मतलब फाइव फोर बॉल्स हैं और फोर बॉक्सेस हैं, इस तरह से है। सेम कलर के बॉक्स भी हैं, जैसे मान लो ABCD चार कलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग चार बॉक्स भी हैं। लेकिन हमें इस तरह से रखना है चीजें क्या, कि सी जो सी कलर की बॉल है सी बॉक्स में नहीं जाए, जो डी कलर की बॉक्स है बॉल है वो डी बॉक्स में नहीं जाए। बेसिकली वी हैव टू डिरेंज ना,
बेसिकली जो ए थिंग्स है वो ए प्लेस ए बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, बी कलर की बॉल बी बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, सी कलर की बॉक्स सी बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू डिरेंज। तो D4 निकालना है, और D4 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो, अपनी कॉपी में फेयर कर लो, लिख लो, और इसका आंसर D4 इक्वल टू 9। बेटा इसने बेटा उसमें करे क्या होगा कि आपको करस्पॉन्डिंग जो 4 कलर के बॉल्स हैं, 4 करस्पॉन्डिंग 4 कलर के बॉक्स होंगे, तब जाके डिरेंजमेंट होगा ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, अ पर्सन राइट्स लेटर्स टू
6 friends and address the corresponding envelope. In how many ways can the letters be placed in the envelopes so that, first part, at least two of them are in the wrong envelopes. A person writes letters to 6 friends and address the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in envelopes so that at least two of them are in the wrong envelopes? At least two of them are in the wrong envelope. कम से कम दो रॉन्ग एनवेलप में होना चाहिए. बेटा केसेस क्या हो सकते हैं? दो रॉन्ग एनवेलप में हो, तीन रॉन्ग एनवेलप में हो, चार रॉन्ग एनवेलप में हो. बेटा टोटल 6 लेटर है ना. क्या ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग एनवेलप में हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग एनवेलप में हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रॉन्ग एनवेलप में तो दूसरा भी जिस एनवेलप में होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग लेटर भी तो कहीं ना कहीं होगा. हाँ. एटलीस्ट टू का हम करते हैं बेटा टोटल माइनस अपोजिट. अपोजिट का मतलब ऑल आर इन द करेक्ट एनवेलप. ऑल आर इन द करेक्ट एनवेलप. आया समझ में? ऑल आर इन द करेक्ट एनवेलप्स. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 लेटर को 6 एनवेलप में प्लेस करने के वेज है 6 फैक्टोरियल, और सभी करेक्ट एनवेलप में उसका वे 1 वे है. तो आंसर हो गया 720 माइनस 1, दैट इज 719. एटलीस्ट टू. एटलीस्ट टू का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू टू. इसका अपोजिट क्या होगा? लेस देन टू. मतलब या तो जीरो करेक्ट रॉन्ग एनवेलप हो या तो वन रॉन्ग एनवेलप हो. तो वन रॉन्ग एनवेलप तो हो नहीं सकता, जीरो रॉन्ग एनवेलप ही होंगे. मतलब ऑल आर करेक्ट एनवेलप. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू टू का अपोजिट क्या होगा? लेस देन टू होगा कि नहीं होगा? लेस देन टू का मतलब या तो जीरो होगा या तो वन होगा, या तो जीरो रॉन्ग एनवेलप होंगे. तो जीरो रॉन्ग एनवेलप एनवेलप का मतलब है सबके सब करेक्ट एनवेलप है, सभी लेटर करेक्ट एनवेलप में है. तो उसका वन वे हो गया, और वन रॉन्ग एनवेलप तो हो नहीं सकता. तो ये हो गया आंसर 6 फैक्टोरियल माइनस 1. ऑल द लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप्स. अब आंसर बताइए. ऑल द लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप्स मतलब हमें क्या निकालना है? बेसिकली वी हैव टू डिरेंज. 6 लेटर को डिरेंज कर देना है. तो इसका आंसर अभी आपने निकाला ही था 265. नेक्स्ट है एग्जैक्टली 4 लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप.
4 लेटर रॉन्ग एनवेलप में है। कैसे सॉल्व करें बेटा? तो इसका मतलब है कि 2 लेटर करेक्ट एनवेलप में होंगे कि नहीं होंगे? इट मीन्स 2 लेटर्स आर इन दी करेक्ट एनवेलप। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मीनिंग है 2 लेटर्स आर इन दी करेक्ट एनवेलप, है कि नहीं है? तो आप क्या करो, 6 में से 2 लेटर सेलेक्ट कर दो, उनको करेक्ट करस्पॉन्डिंग एनवेलप में डाल दो, बचेगा रिमेनिंग, उसको डिरेंज कर दो। कुछ समझ में आया? 2 लेटर हमने सेलेक्ट किए आउट ऑफ 6 और उनको करेक्ट एनवेलप में डाल दिया। अब रिमेनिंग जो लेटर्स होंगे उनको आप डिरेंज कर दो, तो वो D4 हो गया। तो 6C2 हो गया 6 × 5/2। D4 आपने निकाला था 9, तो आंसर आ गया 15 × 9, दैट इज 135। At least 4 letters are in the wrong envelopes. At least 4 letters are in the wrong envelope. At least 4 मतलब 4 लेटर रॉन्ग है, रॉन्ग एनवेलप में है, या फिर 5 लेटर रॉन्ग एनवेलप में है, या फिर 6 लेटर रॉन्ग एनवेलप में है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है एग्जैक्टली 4 लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप्स, और exactly 5 letters are in the wrong envelopes, or all 6 letters are in the wrong envelopes। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? are in the wrong envelopes। तो सबसे पहले 4 लेटर रॉन्ग एनवेलप में है, तो उसके लिए मैंने बताया था, अभी किया था ना हमने। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 6C2 × D4। एग्जैक्टली 5 लेटर इन द रॉन्ग एनवेलप कैसे आएगा? आप इसका मतलब एक करेक्ट एनवेलप में है, तो 6 में से एक लेटर सेलेक्ट करो, उसको करेक्ट एनवेलप में डाल दो, × D5। और ये है D6। ठीक है, तो सभी आंसर कितना आ गया? तो ये कितना निकाला हमने, इसके पहले निकाला था ना, 135 निकाला था। 6C1 × D5, 6C1 × D5 निकालिए बेटा। सिक्स इंटू 44, और D6 कितना निकाला था बेटा? 265। आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 135 + 264 + 265।
बेटा एटलीस्ट 4 डायरेक्टली कैसे लगा देंगे बताइए? केसेस बना के ही कर सकते हैं कि कितने रॉन्ग हैं, कितने रॉन्ग एनलप में, कितने करेक्ट एनलप में है। एटलीस्ट 4 रॉन्ग एनलप में है, मतलब या तो 4 लेटर रॉन्ग एनलप में होंगे, या तो 5 लेटर रॉन्ग एनलप में होंगे, या तो 6 लेटर रॉन्ग एनलप में होंगे। 3 केसेस बनाए, करस्पॉन्डिंग आंसर निकाले, ऐड कर दिए। सर सर अनिका, आर यू देयर? सर हाँ। हाँ सर, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे हम लोग ये क्वेश्चन समझ रहे हैं पिछले वाला, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि हम लोग 6 में से 4 लेटर को चूज करके उन्हें रीअरेंज कर रहे हैं। बेटा हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो लिखा है एग्जैक्टली 4 लेटर को डिरेंज करना है। लिखा है ना कि एग्जैक्टली 4 लेटर आर इन द रॉन्ग एनवेलप, मतलब 4 लेटर को डिरेंज करना है, 2 लेटर को करेक्ट एनवेलप में डालना है। हम्म
सर मतलब मैं ये जैसे जो तो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसा हो सकता है ना कि मतलब 4 हैं, उस 4 लेटर्स हैं जो गलत हैं, एग्जैक्टली 4 आर इन रॉन्ग एनवेलप्स, तो 6 में से 4 को चूज कर लिया, मतलब वैसे वो आंसर तब भी सेम ही आएगा ना, क्योंकि 6C2 या फिर 6C4 सेम ही होता हाँ, है। उसमें क्या हुआ, कोई फर्क नहीं, वो तो सोचने का तरीका क्या है। आप रॉन्ग एनवेलप की तरफ सोच रहे हैं कि 4 लेटर सेलेक्ट कर को और उनको डिरेंज कर देते हैं, हाँ एक ही बात है। सर, वैसे जो ये 6C2 है वो इंटू 1 है ना, मतलब 6C2 इंटू 1 वे टू अरेंज देम करेक्टली, है ना? हाँ हाँ, ठीक। जो लेटर को करेक्ट एनवेलप में डालना है तो उसका तो एक ही वे है ना। हाँ तो 6 में से 2 चूज करके इंटू 1 1 वे, हाँ है ना? हम्म, ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। हम्म। हाँ बेटा, आप समझते हैं आगे का। समझिए, दीज आर दी 6 लेटर, these are the corresponding envelopes: E1, E2, E3, E4, E5 और E6 है। These are the 6 envelopes and these are the 6 letter. डिरेंजमेंट तो हमें करना है, हमको डिरेंजमेंट तो करना ही करना है, L1, L2, L3, L4, L5, L6 हमें डिरेंज करना है। लेकिन इस तरह से डिरेंज करना है कि जो, एक मिनट मैं पहले बना देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो L1 लेटर है वो यहाँ पर है E2 में। बताइए बेटा, कितने वे से आप डिरेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज टू डिरेंज, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू place all letters in the wrong envelopes such that L1 goes to E2। समझ में आया मैंने क्या बोला? डिरेंजमेंट तो करना है हमें सभी के सभी लेटर्स का, सभी के सभी लेटर्स का, लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी। रिस्ट्रिक्शन क्या डाली है कि जो L1 लेटर है वो E2 में चला गया। अब बताइए कितने वे से आप डिरेंज कर सकते हैं? प्रॉब्लम समझ में आई बेटा कि नहीं आई? प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? 6 लेटर्स हैं, 6 इनवलप्स हैं, आपको डिरेंज करना है सभी के सभी लेटर्स को, इस तरह से डिरेंज करना है सच दैट L1 गोज टू E2। पहले बेटा प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, केवल इतना लिखो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो मैं ही करूंगा वो। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई है? डिरेंजमेंट तो समझ में आ गया ना बेटा? डिरेंजमेंट का मतलब है कि L1 E1 में नहीं जाना चाहिए, L2 E2 में नहीं जाना चाहिए, L3 E3 में नहीं जाना चाहिए, एंड सो ऑन। तो यदि E1 में नहीं गया L1 तो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो L1 E2 में चला गया है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो बेटा क्या हो सकता है? दो केस हो सकते हैं, केस दो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कौन कौन से दो केसेस होते हैं बता सकते हो? देखो, सॉल्यूशन देखते हैं अब। ये E1 है, E2 है, E3, E4, E5, E6। ये L1 यहां तो आ गया, तो L2 यहां आ जाए, पहला केस। और क्या हो सकता है? ये नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पर L2 नहीं आए, यहाँ पे L2 नहीं आया, बट L1 तो यहाँ पे है ही। यही दो केस होगा ना बेटा? L2 E1, E1 में चला जाए, या सेकंड केस होगा E1 में नहीं गया। L2 E1 में मतलब फर्स्ट एनवलप में नहीं गया। तो बताइए बेटा, इसके कितने वेज होंगे? फर्स्ट के कितने वेज होंगे? इसके कितने वेज होंगे बता सकते हो? E1
जो L1 है वो तो E2 में गया है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, लेकिन L2 कहाँ गया? तो L2 यदि E1 में गया तो कितने वेज होंगे? इसका मतलब है L1 L2 आपस में इंटरचेंज हो गए, रिमेनिंग 4 लेटर को डिरेंज करना है हमको। तो ये हो गया D4 के बराबर, दैट इज 9। ठीक है। अच्छा अब इसको बताइए, यदि L2 E1 में नहीं गया तो इसका मतलब क्या है? देखो L2 के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? L2 E1 में नहीं जाएगा। L3 के लिए रिस्ट्रिक्शन है, L3 E3 में नहीं जाएगा। L4 E4 में नहीं जाएगा। L5 E5 में नहीं जाएगा। L6 E6 में नहीं जाएगा। मतलब सभी लेटर्स के लिए एक एक रिस्ट्रिक्शन हुई कि नहीं हुई? इट मीन दिस इज इक्विवेलेंट टू D5 और नॉट? इज इट इक्विवेलेंट टू D5 और नॉट? बेटा सभी प्लेस में एक एक, सभी लेटर्स में एक एक रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? L1 L2 जो है फर्स्ट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, L3 थर्ड एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, L4 फोर्थ एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, एंड सो ऑन। इट मीन्स D5 हो गया, और D5 हमने निकाला था 44। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 + 44, दैट इज 53। अरे नहीं बेटा, इसको तो भूल ही जाओ आप। यदि L1 तो इस प्लेस में चला गया, मतलब दिस लेटर इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अब देखिए रिमेनिंग लेटर्स में क्या है। तो रिमेनिंग 5 इनवलप्स हैं, 5 लेटर्स हैं। तो L2 के लिए अब रिस्ट्रिक्शन E1 में वाली है। समझ में आया पार्थ? E2 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। हमको रिमेनिंग लेटर्स में देखना है, रिमेनिंग इनवलप्स में देखना है। तो L2 E1 में नहीं जा सकता, L3 E3 में नहीं जा सकता, L4 E4 में नहीं जा सकता, L5 E5 में नहीं जा सकता, L6 E6 में नहीं जा सकता। मतलब 5 लेटर्स हैं, सभी की एक एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब D5 हो गया, डिरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स। तो D5 कितना होता है? 44। ठीक है बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 में आया था या 15 में आया था। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या लिखा देखो, L1 तो इवन E2 में जा चुका है, L2 कहाँ गया? L2 या तो इवन में जाएगा या तो इवन में नहीं जाएगा। यदि इवन में चला गया, मतलब L1 L2 आपस में इंटरचेंज हो गए, तो रिमेनिंग 4 लेटर बचे, 4 एनवलप बचे, उनको डिरेंज कर दो, तो D4 हो जाएगा। लेकिन यदि L2 E1 में नहीं गया, तो इसका मतलब क्या होगा? कि L2 E1 में नहीं जाना चाहिए, L3 E3 में नहीं जाएगा, L4 E4 में नहीं जाएगा। मतलब सभी लेटर के लिए एक एक रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, एक एक एनवलप में। यदि L2 E1 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब L2 के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई फर्स्ट E1, L3 के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई E3, L4 के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई E4 में नहीं जाएगा। मतलब सभी लेटर जो L1 के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, सभी के लिए एक एक रिस्ट्रिक्शन है, विच इज इक्विवेलेंट टू डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट में यही होता है ना, सभी प्लेस, सभी थिंग्स से पर्सन की एक एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपनी ओरिजिनल प्लेस में नहीं होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। सेम थिंग है यहाँ पर भी, कि L2 E1 में नहीं होना चाहिए, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन हो गई। सिमिलरली L3 E3 में नहीं होना चाहिए, L4 E4 में नहीं होना चाहिए, L5 E5 में नहीं होना चाहिए। तो सभी लेटर्स के लिए एक एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये D5 के बराबर हो गया। 5 लेटर्स रिमेनिंग है L1 के अलावा, और 5 इनवलप्स बचे।
हर्ष आप करके देखो। हाँ, D6, हाँ बेटा D6/5 भी कर सकते हो, ये भी आंसर सही है। अ, बच्चों आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हर्ष ने सजेस्ट किया। आप इसका आंसर D6/5 भी कर सकते हो, D6/5 भी कर सकते हो आप इसका आंसर। क्यों, कोई बता सकता है क्यों? देखो बेटा L1 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। L1 या तो E2 में जा सकता है, या E3 में, या E4 में, E5 में, E6 में। देयर आर 5 पॉसिबिलिटी ना। L1 को डिरेंज करने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और सब इक्वली प्रोबेबल है, सबके बराबर बराबर चांसेस हैं, तो मतलब सबके बराबर बराबर नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो D6/5, देखो D6 आर दो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच L1 L2 ऑल लेटर्स आर डिरेंज। लेकिन L1 E2 में कब जाएगा? L1 E2 में सेम नंबर ऑफ वेज से जाएगा जितना L1 E3 में जाएगा, L1 E4 में जाएगा, L1, तो सबके बराबर बराबर वेज होंगे। तो D6 में से 5 को डिवाइड कर दो तो आ जाएंगे व्हेन L1 गोज टू E2। ठीक है, तो ये हमने निकाला था 265 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 53। बेटा L1 E2 में जाएगा, L1 E3 में जाएगा, L1 E4 में जाएगा, सबके बराबर बराबर नंबर ऑफ वेज होंगे कि नहीं होंगे? यदि L1 E1 में नहीं पहली बात तो E1 में तो जाएगा नहीं क्योंकि डिरेंज करना है। तो L1 E2 में जाए, या फिर L1 E3 में जाए, या L1 E4 में जाए, L1 E5 में, सबके बराबर बराबर वेज होंगे कि नहीं होंगे? बराबर बराबर चांसेस होंगे। तो L1 E2 में ही जाएगा, उसके चांसेस होंगे 1/5। तो 1/5 इंटू D5, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए बेटा सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, सेट प्रॉब्लम्स। लेट्स से एस सेट है A1 A2 A3 से लेकर AN। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट कितने बनेंगे बेटा? एग्जैक्टली वन एलिमेंट कितने सबसेट बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो हम ऐसे n में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कितने होंगे? हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? NC2, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरह से मैं निकाल सकता हूं। तो अब इसी तरह से निकालते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा? आप ही बताइए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? NC0 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट हो गया। NC1 सिंगलटन सेट हो गया, वन वन एलिमेंट वाले। NC2 नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स एंड सो ऑन, से लेकर क्या होगा NCN। आया कि नहीं आया समझ में? और ये हमने कितना निकाला था?
ये हमने कितना पढ़ा था बेटा, 2 to the power n। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है बेटा, एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक का